हेलो बच्चों, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर। हम अगले 50 सेशंस के अंदर पूरा का पूरा जेई मेन का जो सिलेबस है उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और हमारी पूरी तरह से कोशिश ये रहेगी कि कम से कम समय के अंदर बच्चा बढ़िया से बढ़िया तरीके से रिवाइज कर सके और जेई मेन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही कर सके। जो थ्योरी का एम होगा वो ये होगा कि हम आपको सारी की सारी बातें रिकॉल करा सकें। जो गलतियां हमें ऐसा लगता है कि बच्चा बार बार करता हो, उन गलतियों को हम पॉइंट आउट कर सकें। और ऑब्वियस बात है कि अगर ये सारी की सारी थ्योरी अगर बच्चा एक बार देख लेता है तो वो सवाल करने के लिए ज़्यादा बेटर तरीके से वेल इक्विप्ड भी होता है। जो अगले दिन, हर अल्टरनेट दिन जो प्रैक्टिस सेशन आएगा उसके अंदर हम इस तरह के क्वेश्चंस लेंगे जो क्वेश्चंस जेई मेन पूछता भी है, और इस तरह के क्वेश्चंस भी लेंगे जिन क्वेश्चन से हमें ऐसा लगता है कि हम आपको कुछ बातें सिखा सकते हैं और उन क्वेश्चन से पूरी की पूरी थ्योरी कवर होती है। ठीक है, तो दोनों एम रहेंगे। ये वाला एम भी रहेगा कि है ना कि हर टॉपिक कवर हो, और ये वाला एम भी रहेगा कि सवालों की जो रिलेवेंस है वो काफ़ी हद तक जेई मेन के हिसाब से रहे। तो आप ऐसा मान के चल सकते हो, आप पूरी तरह से विश्वास रख सकते हो कि हमारा जो पूरा पूरा प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ आपके जेई मेन में नंबर बढ़ाने के लिए ही है। हाँ, ये जरूर है कि हम थ्योरी बहुत ज़्यादा एलिबोरेटिव तरीके से नहीं पढ़ा सकते क्योंकि उतना समय भी आपके पास नहीं है, रिवीजन क्लास ही तो है। हाँ, लेकिन जो थ्योरी है एलिबोरेटिव तरीके से वो आप हमारे यूट्यूब लेक्चर्स या फिर जो हमारे बैच के जो लेक्चर्स है उससे आप पढ़ भी रहे होंगे, तो मेरे ख्याल से वो तो आपकी कंप्लीट है भी। फिर भी अगर कहीं दिक्कत आए थ्योरी वगैरह में तो ऑब्वियस बेटा आप यूट्यूब के लेक्चर्स और जो अपने क्लास के जो लेक्चर्स उनको आप फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास समय हो तो। अदरवाइज तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बच्चा अगर कंसंट्रेशन के साथ अगर ये सब पढ़े तो वो अच्छी खासी रैंक ला सकता है। मैं एक बात और बोलूँगा, है ना, हालांकि आपको हल्का सा ऐसा लगता है कि सर ब्रैक कर रहे हैं, बट स्टिल मेरी आदत है, मैं बोल के रहूँगा कि अगर जेई मेन 2022 के अंदर एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे होता है जिस तरह से 2021 में था कि 30 सवाल पूछेंगे जिसमें से 20 सवाल सिंगल चॉइस क्वेश्चन और 10 सवाल जो होंगे वो इंटीजर टाइप। जो 10 सवाल इंटीजर टाइप होंगे उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 करने, तो 20 और 5 कुल मिलाकर 25 सवाल करने हैं। अगर इसी पैटर्न पे जेई 2022 होता है लेट से, तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि हम जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं पांचों के पांचों सवाल जो इंटीजर के अंदर होंगे वो आपके देखे हुए होंगे कहीं ना कहीं, और जो 20 सिंगल चॉइस क्वेश्चन है उसमें से मान के चले कि एटलीस्ट, मैं एटलीस्ट बोल रहा हूं कि 15 सवाल ऐसे होंगे जो इस पूरे के पूरे चैंप के प्रोग्राम के अंदर आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे। ये 15 भी मैंने कम से कम बोले, हो सकता है कि 20 के 20 सवाल आपके देखे हुए हों। तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 25 सवालों के अंदर से 15 और 5 एटलीस्ट 20 क्वेश्चन जो होंगे वो अपने प्रोग्राम में आपने कहीं ना कहीं पक्का देख रखे होंगे। चाहे वो वाला पॉइंट थ्योरी में कवर कर लिया गया होगा, चाहे वो वाला पॉइंट जब क्लास में प्रैक्टिस कराई जाएगी तब कवर कर लिया गया होगा, चाहे जो आपको डीपीज मिलती हैं हर चैप्टर की उसके अंदर कवर कर लिया होगा, और अगर बचा होगा तो आपको टेस्ट के अंदर वो वाला पॉइंट पूछ लिया जाएगा। तो मान के चलें कि ये जो 4 मैंने ऐसे पॉइंट्स बताए जहां पर हम आपको डिलीवर करेंगे, कहां कहां, थ्योरी क्लास में, न्यूमेरिकल क्लास के अंदर, मतलब जो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं उसकी क्लास में, प्लस अपनी जो डीपीज होती है वो, और लास्ट में आपका एग्जाम। इन चारों के अंदर हम लगभग जो भी जेई मेन पूछने वाला होगा वो हमको पहले से ही बता चुके होंगे। तो आप मान के चलें कि इस प्रोग्राम के अंदर 25 में से 20 सवाल तो एटलीस्ट कम से कम ऐसे होंगे जो जेई मेन के अंदर आएंगे। और ये वाली बात जिस दिन जेई मेन का एग्जाम आप देकर आओगे उस दिन आप बोल भी दोगे हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप 25 में से 20 पक्का सही कर पाओगे। 25 में से तुम कितना सही कर पाओगे बेटा वो तो तुम्हारी मेहनत पर डिपेंड करता है, तुम्हारे परसेप्शन पर डिपेंड करता है, तुम्हारी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तुम्हारे फोकस पर डिपेंड करता है, तुम्हारी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, तुम कितने मन से पढ़ते हो, तुम कितने सवाल करते हो। हमारे सवाल सिर्फ देने से काम थोड़ी चलता है, बच्चों को सवाल करने भी तो पड़ेंगे। तो आप एक भी टेस्ट अगर मिस ना करो, एक भी सवाल अगर मिस ना करो, एक भी क्लास अगर मिस ना करो, एक भी सेकंड अगर तुम वेस्ट ना करो, तो मान के चलो कि 25 में से 20 सवाल फिजिक्स में तुम्हारे जो देखे हुए होंगे वो सारे के सारे सही होंगे। और अगर वहाँ जाकर बिल्कुल ही तांडव ही कर दिया कि हाँ 2 + 2 = 5 ही लिख दिया, फिर तो बेटा मैं क्या कहूँ। लेकिन अगर जो कुछ चीज़ें सिखाई गई है उसका अगर तुम ढंग से करते हो, फुल फोकस के साथ और फुल इंटेंसिटी के साथ करते हो, तो मान के चलें कि आपका कोई सवाल, कम से कम बोल रहा हूँ 25 में से 20 सवाल आपके देखे हुए होंगे, अगर एग्जैक्टली वैसा पैटर्न रहता है जैसा लास्ट ईयर था। चलिए खूब तारीफें कर ली अपनी, औकात में आते हैं।
बेटा सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज काइनेमेटिक्स। जैसे मैंने कहा कि बेटा मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का रिवीजन करा रहा हूँ, सवाल अपन कल कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेटा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम हल्का सा डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई इंसान यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ से चलते 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 किसी रैंडम पाथ के थ्रू यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो सबसे इनिशियल पोजीशन से सबसे फाइनल पोजीशन तक ये मैं एक एरो बना दूं, बेटा दिस एरो इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट। बेटा दिस एरो इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इस फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स लिख दूं, एक्स फाइनल, वाई फाइनल, जेड फाइनल, और इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख दूं, एक्स इनिशियल, वाई इनिशियल, जेड इनिशियल, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा दिस विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख सकते हो, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल का आई कैप, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल का जे कैप, एंड जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल का के कैप। डिस्प्लेसमेंट अपने आप में बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने वेक्टर की तरह से ही लिखा है। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ ले, इसका मतलब वो हमसे ये वाली लेंथ पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैं लिख दूंगा रूट ऑफ एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल का स्क्वायर प्लस जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल का स्क्वायर। ये बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट बेटा इसकी ऑफ कोर्स मीटर है, डायमेंशन इसकी एल है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ कोर्स यहां से यहां तक जो आपने पाथ फॉलो किया है उस पाथ की लेंथ है। ये जो पाथ की लेंथ है इसके पास कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती, ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है। हाँ ऑब्वियस बात बेटा पाथ लेंथ है तो उसकी यूनिट जैसे मीटर है बेटा इसकी यूनिट भी मीटर ही होगी, डायमेंशन बेटा इसकी आपके पास एल होगी। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को कभी कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपकी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस ट्रेवल्ड से मैं कंपेयर कर सकता हूं। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड से या तो बेटा कम होगा या बराबर होगा। बराबर कब हो सकता है? जब पार्टिकल सीधे चलते 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 यहां पर आ जाएगा, उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी वही होगी और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी वही होगा। अदरवाइज ऑब्वियस बात है बेटा ये पाथ लेंथ जो है वो इस लेंथ से तो ज्यादा ही होगी। तो इक्वलिटी बेटा सिर्फ कब आएगी? जब स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट टर्निंग बैक। तो लिखना छोटा लिख देना इस इक्वलिटी के साथ ये वाली चीज लिख देना कि स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट टर्निंग बैक, बिना मुड़े अगर स्ट्रेट लाइन पे जाऊंगा उस केस में आपके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर होगी, अदरवाइज हमेशा डिस्टेंस ट्रेवल्ड ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज बेटा वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की जो रेट है बेटा आपके पास वो वेलोसिटी है। अगर कभी हमें एवरेज वेलोसिटी अगर डिफाइन करनी होगी तो मैं ये कहूंगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज के अंदर हम क्या करते हैं कि टाइम इंटरवल थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, टाइम इंटरवल थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर डिफाइन करनी होगी तो मैं ये कहूंगा कि छोटे से टाइम इंटरवल dt के अंदर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आया है ds। छोटे से टाइम इंटरवल dt में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आया है ds, बेटा दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोनों से बेटा वेलोसिटी के बारे में कुछ बातें पता लग रही हैं। पहली बात बेटा इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड। एक बात बेटा याद रख सकते हो, आपके बेटा काम आएगी। 18 किलोमीटर पर आवर जो है वो हमेशा बेटा 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होगी। कन्वर्जन आप कर भी सकते हो लेकिन याद रहेगा तो फायदे में रहेंगे। इसकी अगर डायमेंशन की अगर बात करें तो ऊपर तो बेटा लेंथ, नीचे सेकंड, तो लेंथ ऊपर तो लेंथ नीचे टाइम, तो L/T इसकी डायमेंशन है आपकी वेलोसिटी की। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज स्पीड। स्पीड है ऑफ कोर्स डिस्टेंस ट्रेवल करने की रेट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। इट इज बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ऑब्वियस बात है बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर आपकी स्केलर है तो आपकी जो स्पीड है बेटा ये भी अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी ही है, ये वेक्टर नहीं है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इनमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का अंतर है। इंस्टेंटेनियस स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वही आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहूँ कि लेट से बड़ा कोई स्कूटर है, बहुत ही गंदा सा स्कूटर है, लेकिन लेट से एक स्कूटर है, ये ऐसे ईस्ट डायरेक्शन के अंदर 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि स्कूटर ईस्ट डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट जो है, ये तो हो गई इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मैं ईस्ट को छुपा लूं और ये कहूं कि स्कूटर जो है ये 20 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बताऊं, तो ये हो जाएगी आपकी एक तरह से इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वही बड़ा आपकी एक तरीके से इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ठीक है, ऐसे दिमाग में और कोई कचरा डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, आगे चलते बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा बेटा एक मिनट, मैं एक छोटी सी बात और भूल गया, दैट इज एक्सेलरेशन एग्जैक्टली क्या है। एक्सेलरेशन जो है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जो है इट इज बेटा ऑफ कोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बेटा ये वेलोसिटी के चेंज होने की रेट है। वेलोसिटी किस किस तरीके से चेंज हो सकती है। एक तो ऐसे चेंज हो सकती है कि उसकी स्पीड चेंज हो जाए, ठीक है। एक ये हो सकती है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, क्योंकि वेलोसिटी में तो बड़ा स्पीड भी होती है, डायरेक्शन भी हो सकती है, कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। और एक ये है कि उसकी स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ चेंज हो जाए। इनमें से अगर कोई भी चीज अगर चेंज होगी तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हुई है। और अगर वेलोसिटी चेंज हुई है इट मींस दैट कोई ना कोई एक्सेलरेशन है। सर एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करोगे, मतलब ऐसे मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करोगे। एक तो है आपका एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन बेटा दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ऑफ कोर्स टाइम टेकन। बेटा चेंज इन वेलोसिटी इज v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन इज ऑफ कोर्स t फाइनल माइनस t इनिशियल। बेटा ध्यान देना ये ऊपर जो वेलोसिटीज है ये वेक्टर में है, ठीक है, तो वेक्टर में ही लिखनी है, ठीक है, डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए। इसी तरह से अगर मुझे इंस्टेंटेनियस अगर एक्सेलरेशन लिखना हो तो मैं ऐसे कहूंगा कि छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर वेलोसिटी का छोटा सा चेंज है, तो आप ऐसे ले सकते हो dv/dt। वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बड़े आराम से इत्मीनान से आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो एक फॉर्मूला बड़ा और लिख रहा हूं कि पार्टिकल के पास वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसी एक्सेलरेशन को लिखने की स्टाइल आपके पास हो जाएगी v dv/dx। दो बातें बेटा याद रखने के लिए कही है, ये वाली बात याद रखने के लिए कही है और ये वाली बात याद रखने के लिए। इन दोनों बातों से मुझे लगता है कि मेरे बच्चे सारे सारे सवाल निपटा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास किसी ने मुझे वेलोसिटी दे दी कि वेलोसिटी किसी टाइम पर ऐसी है t² प्लस 2t और मुझसे पूछ ले बताओ एक्सेलरेशन क्या है, तो मैं कहूंगा कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो एक्सेलरेशन अगर निकालना हो तो टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। t² का डिफरेंशियल रहेगा 2t टू टाइम्स बटा t का डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में आएगा 1, तो बड़ा मेरे पास आंसर आ गया 2ti प्लस 2j। ये किसी भी टाइम पर आपका एक्सेलरेशन आ गया। अगर मान लो किसी ने कह दिया कि भाई वेलोसिटी जो है ना वो पोजीशन के साथ इस तरह से वेरी कर रही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ x²। x की अलग अलग पोजीशन के लिए स्पीड अलग अलग है, x की अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग स्पीड है। अब बताओ एक्सेलरेशन क्या है। तो मैं समझ गया कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये ऊपर वाला काम नहीं देगा, नीचे वाला काम देगा। अब मैं बोल दूंगा कि एक्सेलरेशन इज बेसिकली v dv/dx। v तो वैसा का वैसा रख दो, तो मेरे पास आ गया 4x² मल्टीप्लाइड बाई dv/dx। बेटा dv/dx कैसे आएगा, इसको डिफरेंशिएट करना। बेटा dv/dx मेरे पास कितना आएगा 8x। बेटा 8x, बेटा मेरे ख्याल से एक्सेलरेशन मेरे पास वैल्यू आ गई 8 चौक 32 32 टाइम्स x⁻³ तो अलग अलग x पर एक्सेलरेशन क्या होगा हम बड़े आराम से बता सकते हैं। कोई मुझसे पूछे कि x = 1 पर एक्सेलरेशन क्या है, तो x को 1 रख दो 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। x = 2 पर कितना है, तो x को 2 रख दो
तो ये तो तुम सोच लेना कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है या वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, उस तरह से हम एक्सेलरेशन आराम से डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे चलें। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हमारे 90% सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, उसकी डायरेक्शन भी फिक्स होगी और उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स होगा। उस केस में हमारे पास बेटा 7 इक्वेशंस ऐसी हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। पहली इक्वेशन है कि फाइनल वेलोसिटी, बेटा मैं एक साथ बोलते बोलते मतलब वापस लिख नहीं रहा, मैं बोलते बोलते सारी बात बोल रहा हूँ। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन से अगर t एलिमिनेट करूं तो एक इक्वेशन आती है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। फेयर एनफ। हर एक में डायरेक्शन का ध्यान रखना है। किसी एक साइड को बेटा हम प्लस बोल देंगे, किसी एक साइड को हम माइनस बोल देंगे। मान लो एक्सेलरेशन इस तरफ हुआ, वेलोसिटी इस तरफ हुई, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ, तो उनको प्लस लेंगे। अगर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुए तो बड़ा उनको इधर की तरफ हुए तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। तो डायरेक्शन ध्यान रखेंगे। इन दोनों इक्वेशन में से अगर मैं u को एलिमिनेट करूं तो एक बढ़िया सी इक्वेशन और आती है कि ये क्या कर दिया मैंने कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी इंटू टी माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी का स्क्वायर। प्राइम इक्वेशन पहली 3 है बेटा, है ना। आगे वाली इक्वेशन हो सकता है प्राइम ना हो। इन दोनों इक्वेशन में अंतर समझ में आ गया। यहां पर ये u जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये जो v है ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। इन सवालों पर प्रैक्टिस मैं ऑफ कोर्स कल कराई दूंगा। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और 4 को ऐड करता हूं तो मेरे पास एक इक्वेशन और आती है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 इंटू टी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 5। इस t को नीचे लेके आऊं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। बेटा एवरेज वेलोसिटी आपके पास आएगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। बेटा दिस इज माय इक्वेशन नंबर 6। ये सारी इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। और सातवीं इक्वेशन है कि nth सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। nth सेकंड मतलब बेटा nवां सेकंड, जैसे मान लो 10th सेकंड। 10th सेकंड मतलब t इज इक्वल्स टू 9 से लेके t इक्वल टू 10 तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो एक तरीका तो ये है कि पहले 10 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, फिर 9 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, फिर 10 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसमें से 9 सेकंड वाले डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दो तो आपके 10th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बट फिर भी आप एक फॉर्मूला याद कर लो ना यार, nth सेकंड में अगर डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो तो आपके पास फॉर्मूला है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, n वो nवां सेकंड है जिस nवें सेकंड के अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा बेटा उस टाइम पर आपकी ये 7 इक्वेशंस वैलिड होंगी और आपके सारे के सारे सवाल जो होंगे बेटा इन 7 इक्वेशन से बड़े आराम से इत्मीनान से निपट जाएंगे। याद रखना खास तौर से पहली 3 इक्वेशन मस्ट है, बाकी सब तो उन पहली 3 इक्वेशन से ही डिराइव्ड है ना। पहली 3 मस्ट है बेटा। ठीक, नेक्स्ट इज बेटा ग्राफ्स। ग्राफ के अंदर क्या क्या बातें याद रखनी है आराम से इत्मीनान से सुन लेना और जो कह रहा हूं बिल्कुल दिमाग के अंदर फिट कर लेना। पहली बात, डिस्प्लेसमेंट और टाइम कर्व जो है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व जो है, मतलब बेटा मैं y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट रख लूं और x एक्सिस में अगर मैं टाइम रख लूं और बेटा ऐसा मान लो कि ग्राफ है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको हमेशा वेलोसिटी देगा। बेटा स्लोप तो समझते हो, इस ग्राफ पर आप एक टेंजेंट खींच दो, उस टेंजेंट ने मान लो x एक्सिस के साथ एंगल बनाया, तो x एक्सिस के साथ एंगल बनाया है थीटा, तो tan थीटा बेटा आपका स्लोप होता है। चलो थोड़ा सा डायग्राम बड़ा करके दिखा देता हूं। मान लो बेटा ये रहा डिस्प्लेसमेंट और ये रहा टाइम, और लेट्स बेटा उन दोनों के बीच में ग्राफ है ऐसा। तो इस टाइम पर अगर कोई मुझसे एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो मैं यहां पर बेटा एक ऐसे टेंजेंट खींच दूंगा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो tan थीटा जो है वो एक तरह से इस पॉइंट पर आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इसी तरह से वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व जो होगा उसका जो स्लोप होगा वो आपको हमेशा एक्सेलरेशन देगा। आई होप आप याद रख लोगे इस बात को।
डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। इसी के उल्टे पॉइंट और है बेटा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व जो है उसका एरिया अंडर द कर्व जो है वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा। क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी देगा। जैसे अगर मेरे पास ये एक्सेलरेशन है और ये अगर टाइम है, और मान लीजिए बेटा एक्सेलरेशन टाइम के साथ ऐसे ऐसे चेंज हो रही है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो इस टाइम से इस टाइम तक कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है उसको रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंट क्या करेगा? बराबर होगा, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है। इसी तरह से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, इसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो आपको चेंज इन पोजीशन देगा। अरे बेटा चेंज इन पोजीशन ही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये चार बातें अगर हमें याद है तो हमसे ग्राफ कोई गलत नहीं होगा, सब बिल्कुल सही होंगे। जो भी सवाल आएंगे बेटा ऑफ कोर्स इसके ऊपर ही बेस्ड आएंगे। सवाल ऑफ कोर्स कल करेंगे। ठीक है, बात याद रहेंगी। आगे चलते बेटा। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर मान लो कि कभी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ना हुआ, नॉन यूनिफॉर्म हुआ, तो क्या होगा? हालांकि इतना ज़्यादा मतलब कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात ऐसी है नहीं। मान लो कि एक्सेलरेशन अगर आपके पास कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो dv/dt और dt को ले जाओ ऊपर, मेरे पास जाएगा dv इज इक्वल्स टू a इंटू dt। फिर इंटीग्रेट कर देना। इनिशियल टाइम पर आपके पास बड़ा कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल टाइम पर बड़ा आपके पास कोई फाइनल वेलोसिटी होगी। इंटीग्रेट कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है वो इनिशियली रेस्ट पे है। वैसे बेटा सवाल मेरा करने का मूड नहीं था, लेकिन ऐसी बातें जो ना वो बिना बड़ा सवाल के एक्सप्लेन नहीं हो सकती, मैं क्या करूं। इनिशियली जो बॉडी है वो रेस्ट पे है और t इज इक्वल्स टू 0 पर इनिशियली बड़ा बॉडी आपके रेस्ट पे है और एक्सेलरेशन जो है वो उसके पास वेरिएबल है 6t। मतलब टाइम t इज इक्वल 0 पर एक्सेलरेशन 0 है, टाइम 1 सेकंड पर एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 2 सेकंड पर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 3 सेकंड पर 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 4 सेकंड पर 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन लगातार चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन जैसे ही लगातार चेंज हो रहा है वैसे ही हमने ये जो फॉर्मूले याद किए थे ये काम नहीं देंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले तो तब थे जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। तो सर अब क्या मैं सवाल नहीं कर पाऊंगा? अरे नहीं कर पाएगा। तो सर मैं किसी टाइम पर वेलोसिटी निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो। किसी भी टाइम पर अगर वेलोसिटी निकालनी है तो इस एक्सेलरेशन को लिख दो dv/dt, dt को ले जाओ ऊपर, मेरे पास आ गया है dv इज इक्वल्स टू 6t dt। इंटीग्रेट। जब टाइम 0 था तो पार्टिकल रेस्ट पे था, तो टाइम 0 पर वेलोसिटी 0। किसी भी टाइम t पर लेट से मेरे प्यारे बच्चे वेलोसिटी इज v। बेटा मैं थोड़ा सा मक्कारी कर लूँ, आसान सा इंटीग्रेशन है बेटा। मेरे ख्याल से ये ले बेटा, किसी भी टाइम पर आपके पास वेलोसिटी आ गई है ये। टाइम t इज इक्वल टू 0 पुट करो, वेलोसिटी आ गई 0। 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी आ रही है? 3 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में कितनी आ रही है बेटा? 12 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड में कितनी आ रही है? 27 मीटर पर सेकंड। सिर्फ वैल्यूज रखते जाओ, वेलोसिटी पता लग गई। सो मुझे किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। दिस वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ds/dt, dx/dt जैसे लिखना था वैसे लिख दो। dt को ले जाओ ऊपर, बेटा ds इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर इंटू dt। इंटीग्रेट। जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट 0 था। किसी टाइम t पर बेटा लेट से डिस्प्लेसमेंट इज s। जैसे सोल्व किया बेटा s कम्स आउट टू बी t⁻3। t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पर पार्टिकल कहां पर है? 1 पर। 2 सेकंड पर कहां पर है? 8 पर। रख के देखो, ठीक है। 3 सेकंड पर कहां पर है? 27 पर। 4 सेकंड पर कहां पर है बेटा? 4⁻3 क्या होगा? 64। ऐसे लगातार चलता रहा। 5 सेकंड में कहां पर है? 125 मीटर पे। ऐसे हम बड़े आराम से सवाल निपटा सकते हैं अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन हुआ तो। आई रियली होप बेटा सारी की सारी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके फॉर्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सिर्फ फॉर्मूले पर बेस्ड कोई ना कोई सवाल पूछ सकते हैं, ध्यान से सुनना। ये एक्स एक्सिस बेटा, ये वाई एक्सिस। मान लीजिए बेटा कोई फुटबॉल है, इस फुटबॉल को मैंने ऐसे यू वेलोसिटी से फेंक दिया है हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे, ठीक है। और ये बॉल चलते कभी ना कभी ऐसे ग्राउंड से टकराती है।
टी इज इक्वल्स टू 0 पर फेंका है तो टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी पर बॉल जमीन से टकराती है। इस कैपिटल टी को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। इस पूरे रास्ते के दौरान बेटा इसने कभी ना कभी मैक्सिमम हाइट भी अचीव की होगी। बेटा इसको मैं कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करता हूं और ग्राउंड के अलोंग बेटा कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए उसको मैं रेंज बोल दूंगा। इससे बेटा मैं एक बार के लिए आर लिखूंगा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बेटा आपके पास होगा 2 टाइम्स u साइन थीटा अपॉन जी। बेटा मैं एक बात और बोलूंगा, इस u के 2 कंपोनेंट हैं। इधर वाला कंपोनेंट है आपके पास u cos थीटा, मैं इसे बोल रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। इस तरफ है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। बेटा ये है आपका u sin थीटा। तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट का एक फॉर्मूला और याद रखें कि 2 टाइम्स वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन अपॉन g। याद रखोगे? ठीक है, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। ध्यान रखना बेटा, सवाल में कैसे कैसे बेवकूफ बनाते हैं। सवाल में ऐसे बेवकूफ बनाते हैं कि हमने बॉल को 100 मीटर पर सेकंड से फेंका, मेकिंग एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल। क्या लिख देते हैं? मेकिंग एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल, फाइन टाइम ऑफ फ्लाइट। और बच्चा क्या करता है, यहां पर थीटा को 37 लिख देता है। अरे बेवकूफ, उसने सवाल में बोला है कि वर्टिकल से एंगल 37, तो ये वाला एंगल अपने आप कितना हो गया? 53। तो ध्यान से लैंग्वेज पढ़ें, अदरवाइज आंसर आ जाएगा गलत, और जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में भी होगा, इसलिए ध्यान रखें। ठीक है, ये वाली गलती बेटा बाकी जगह भी हो सकती है। सुनना, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, या फिर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन मतलब u साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g। जो रेंज है मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां तक, इसका फॉर्मूला होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और बेटा एक फॉर्मूला और है 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इनटू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस अपॉन जी। ये बेटा आपका रेंज का फॉर्मूला है। रेंज जो होगी वो मैक्सिमम तब होगी, अगर मुझे रेंज को मैक्सिमाइज करना है तो साइन 2 थीटा को 1 करना पड़ेगा। साइन 2 थीटा 1 तब होगा जब थीटा की वैल्यू बेटा कितनी होगी? 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी तो उस टाइम पर आपकी रेंज सबसे ज्यादा आएगी, और वो कितनी आएगी? u स्क्वायर बाई जी आएगी। एक बात, अगर मैं 30 डिग्री पर फेंकूं या फिर 60 डिग्री पर फेंकूं, सेम स्पीड से अगर फेंकूंगा तो रेंज सेम आएगी। 30 डिग्री पर फेंकूंगा तब भी वही रेंज आएगी, 60 डिग्री पर फेंकूंगा तब भी वही रेंज आएगी। फॉर्मूला वैल्यूज रख के देख सकते हो, अगर स्पीड सेम है तो। बस 30 डिग्री पर टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट कम होगी, 60 डिग्री पर टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट ज्यादा होगी। 15 डिग्री पर और 75 डिग्री पर बेटा रेंज आपकी सेम आएगी। बस 15 डिग्री पर आपकी टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट कम होगी, और 75 डिग्री पर टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट ज्यादा होगी। रेंज दोनों केस में सेम आएगी, वैल्यूज रख के आप देख सकते हो। तो आप ऐसे कह सकते हो कि थीटा पर और 90 माइनस थीटा पर आपकी जो रेंज है बेटा वो सेम आएगी। ठीक है, दिस वुड बी मोर देन इनफ। और एक पॉइंट छूट गया, सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होगा उस टाइम पर y एक्सिस के अलोंग किसी प्रकार की कोई वेलोसिटी नहीं होगी, लेकिन x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी पूरे रास्ते वही रहेगी। तो कोई मुझसे पूछे कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, तो आप जवाब दे सकते हो कि हाईएस्ट पॉइंट पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उसको 0 किसने किया? g ने। लेकिन x एक्सिस के अलोंग आपकी वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी। तो कोई मुझसे पूछे कि हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी कितनी है, तो आप बोल सकते हो कि सर u cos थीटा है, वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। इट वुड बी मोर देन इनफ। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। सिंपल सी बात है बेटा, ये एक टावर है, वर्टिकल हाइट है h, ये आपकी है हॉरिजॉन्टल। एक बॉल है बेटा, उसको मैंने सामने की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी से फेंक दिया। ये बॉल चलते 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 यूं आई। ठीक है, t इज इक्वल्स टू 0 पर अगर मैंने फेंका है तो किसी टाइम t इज इक्वल्स टू कैपिटल T पर जमीन से टक्कर करेगी। ठीक है, पूरे रास्ते ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बॉल पर नीचे की तरफ, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है g। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट। उसकी वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट। यहां से यहां तक आने में बॉल को कितना समय लगेगा अगर ये निकालना है, तो बात सुनिएगा। यहां से यहां तक अगर ध्यान से देखो तो पार्टिकल नीचे की तरफ h आया है। मैं एक काम करता हूं, नीचे की तरफ प्लस ले लेता हूं
और ऊपर की तरफ क्या ले लेता हूं, माइनस, मेरी मर्जी है। नीचे की तरफ शुरुआत में कोई वेलोसिटी नहीं है, सारी वेलोसिटी तो एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जब पार्टिकल यहां से यहां आया तो वाई डायरेक्शन के अलोंग उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ एच है। वाई एक्सिस के अलोंग उसके पास पूरे रास्ते वाई एक्सिस के अलोंग उसके पास इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है, तो मैंने लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज 0। पूरे रास्ते वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है g और मुझे टाइम निकालना है। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम निकालना है। बेस्ट इक्वेशन कौन सी है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सॉरी बेटा, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, मुझे डिस्प्लेसमेंट y के अलोंग निकालना, तुमने y लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी पूरी नहीं, सिर्फ y वाली, एक्सेलरेशन पूरा नहीं, सिर्फ y वाला। y डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ h, y डायरेक्शन में बेटा इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g, नीचे की तरफ बेटा प्लस ले रखा है इनटू t का स्क्वायर। सॉल्व करते बेटा t की वैल्यू मेरे पास आ गई है √2h अपॉन g। याद रखो बेटा, लाइफ बिल्कुल सेट रहेगी। ये है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां तक आने का टाइम ऑफ फ्लाइट √2h अपॉन g, जब आप बोल्ट को ऐसे सामने की तरफ फेंकते हो तब। यही नहीं, इस दौरान उसने एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, उसको मैं आर लिख देता हूं, रेंज। सर एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, बेटा बहुत सिंपल, पूरे रास्ते एक्स एक्सिस के अलोंग स्पीड है कांस्टेंट, कितनी u, यहां से यहां तक आने का समय कितना है, वो रहा √2h अपॉन g। एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो सीधा सीधा लिख देता हूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल होगी स्पीड इनटू टाइम। ठीक है बेटा, जिस टाइम पर बेटा ये बॉल टक्कर करेगी, इस टाइम पर बेटा इसके पास जो स्पीड होगी दैट विल बी √u² प्लस 2gh। इतनी सी बातें बेटा आपके दिमाग में सेट रहनी चाहिए। आगे चलते हैं बेटा, मैं एक स्पेशल केस और ले लेता हूं। इस बार बेटा मैंने बॉल को यूं नहीं बल्कि यूं फेंका है। अगर यूं फेंका है तो बेटा बॉल चलते 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 ऐसे नहीं। अब ऐसे केस में कोई टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह के बेटा फॉर्मूले, रेंज वगैरह के फॉर्मूले ऐसे कुछ है नहीं, इसलिए मैं फॉर्मूले याद करने जाए करके दिखा रहा हूं कि इस तरह का सवाल कैसे करते हैं। बेटा सिचुएशन समझ में आ गई। बॉल है बेटा एक टावर पे, जिस टावर की हाइट है h और बॉल को सामने की तरफ नहीं फेंका। सामने की तरफ फेंका होता बेटा फिर तो फॉर्मूले जो तूने याद कर रखे उससे काम बन जाता। तूने बॉल को ऐसे फेंका 20 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे, बेटा बॉल चलते 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 यूं आएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होगी, रेंज कितनी होगी, ये अपन निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान है। अच्छा, इस टाइम पर स्पीड कितनी होगी वो बेटा आप डायरेक्ट लिख सकते हो, √u² प्लस 2gh, u² प्लस 2, बेटा g की वैल्यू कुछ ना दे रखी तो 10 ले लिया करो, अदरवाइज बेटा जो दे रखी हो वो ले लिया करो। h कितना बेटा 100, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह में निकालने पड़ेंगे, निकाल लेंगे। इस 20 मीटर पर सेकंड के दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला आएगा 20 का cos 37, बेटा दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, बेटा मैं इसको ux लिख रहा हूँ, गलती से bx लिख दिया मैंने। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस बेटा कितना आ रखा है 16 मीटर पर सेकंड। ये है बेटा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 20 का sin 37, बेटा कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड। बॉल चलते 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 यूं आई है, किसी टाइम पर बेटा टकराएगी, मुझे ये वाला टाइम चाहिए, निकालता बेटा। यहां से यहां तक पार्टिकल जो है उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग भी हुआ है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के अलोंग भी हुआ है। ध्यान से देखो तो पार्टिकल यहां से यहां आया तो एक तरह से वो नीचे तो आया है 100 मीटर और राइट में गया है r, जो r मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना पक्का पता है कि y डायरेक्शन में 100 नीचे आया है। उससे पहले ऊपर भी तो गया होगा, मुझे उससे क्या यार, डिस्प्लेसमेंट में पाथ पर मेरा कोई इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पाथ पे मुझे सोचना ही नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सोचनी है। नीचे की तरफ आया है 100 और इधर की तरफ गया है r, दैट्स इट। एक काम करो बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ माइनस ले लो और नीचे की तरफ प्लस, तुम्हारी मर्जी है, किधर भी ले सकते हो प्लस, किधर भी ले सकते हो माइनस। यहां से पार्टिकल चलते चलते यहां आया तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, नीचे की तरफ 100, नीचे की तरफ ले रखा है प्लस, तो प्लस 100।
व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस? बेटा वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है ऊपर की तरफ 12, तो गवारों की तरफ 12 मत ले लेना, -12 लेना। सर क्यों? क्योंकि तूने नीचे की तरफ माना है प्लस और इनिशियल वेलोसिटी है ऊपर, तो -12 ले लेना। सर वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? बेटा पूरे रास्ते बॉल का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी लग रहा है नीचे की तरफ ले रखा है प्लस, तो बोल देना एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ 10। सर मुझे टाइम चाहिए। बेटा ऐसी कोई इक्वेशन है तेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम को रिलेट करती हो? तो बोले हाँ सर बिल्कुल है, मेरे पास इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। मेरे बच्चे व्हाट्स द डिस्प्लेसमेंट? 100। व्हाट्स द इनिशियल वेलोसिटी? -12 इनटू टी, हाफ इनटू एक्सेलरेशन 10 इनटू टी का स्क्वायर। बस बन गया हमारा काम। बेटा इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो। टी के 2 रूट आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव वाला आपका आंसर है। सर ये रेंज कैसे निकालूंगा? रेंज तो बहुत आसान है, पूरे रास्ते एक्स एक्सिस के अलोंग तो किसी प्रकार का एक्सेलरेशन है ही नहीं। एक्स एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी पूरे रास्ते कांस्टेंट है 16। तो तुम बोल देना कि सर रेंज मतलब एक तरह से एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है, और एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट तो सीधा लिख सकता हूं 16 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय यहां से यहां तक आने का टाइम। यहां से यहां तक आने का टाइम तुम पहले से निकाल चुके हो। तो इस तरह के सवाल को बेसिक से करेंगे, फॉर्मूला याद नहीं करेंगे। फॉर्मूला अगर याद करने वाला होता तो मैं लिखा देता, मैंने क्यों नहीं लिखा? याद करने वाला है ही नहीं, मतलब मेरे को भी याद नहीं है। आगे चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। बेटा इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग भी मैक्सिमम हाइट, रेंज, इन सब के फॉर्मूले याद होने चाहिए। हालांकि जेईई मेन में आज तक कोई बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे, बट अगर मान लो बेटा कोई सवाल आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है। एक बॉल को मैंने ऐसे यू वेलोसिटी से फेंक दिया है हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनाकर। ठीक है, सॉरी बेटा हॉरिजॉन्टल से नहीं, इंक्लाइंड प्लेन से एंगल थीटा बनाकर। हॉरिजॉन्टल से तो बल्कि एंगल कितना हो गया? थीटा प्लस अल्फा। ठीक, इंक्लाइंड प्लेन से एंगल थीटा पे बॉल बेटा यूं गई यूं गई यूं गई, और कभी ना कभी बेटा बॉल ऐसे इंक्लाइंड प्लेन से टक्कर करती है। मैंने अप द इंक्लाइंड फेंका है, मैंने हेडिंग में लिख भी रखा है अप द इंक्लाइंड। कभी ना कभी इसका इंक्लाइंड प्लेन से हाइट मैक्सिमम होगी, मैं उसको एच लिख देता हूं। t इज इक्वल्स टू 0 पर फेंका है और t इज इक्वल्स टू कैपिटल T पर बेटा ये इंक्लाइंड प्लेन से टक्कर करता है। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये है बेटा इंक्लाइंड प्लेन से मैक्सिमम हाइट, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बेटा ये आपके पास है रेंज, ऑफ कोर्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। ये जो वेलोसिटी है बेटा इसके दो कंपोनेंट करना। इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा बेटा वो आएगा u cos थीटा। इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर जो आएगा वो आएगा u sin थीटा। और सुनना, पूरे रास्ते बॉल पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, तो पूरे रास्ते बॉल का एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g। जो नीचे की तरफ g है बेटा देखना 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 देखना, सर फॉर्मूला लिखो, बेसिक्स क्यों बता रहे हो? फॉर्मूला याद करने में हेल्प करेगा इसलिए। बेटा देखना, ये वाला एंगल अल्फा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा। ठीक है बेटा, ये वर्टिकल है तो ये वाला एंगल 90 हो गया। ये एंगल अल्फा, ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल आपके पास आ गया अल्फा। जी के दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला आएगा जी कॉस अल्फा और इस तरफ आएगा मेरे पास जी साइन अल्फा। अब मजे से सुनना, अगर तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट अगर याद करनी है तो तुम सिर्फ ये याद करो 2 टाइम्स u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर। u परपेंडिकुलर मतलब इनिशियल वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर हो। g परपेंडिकुलर मतलब बेटा, ओ सॉरी बेटा, ये एंगल अल्फा था तो ये g कॉस अल्फा। हाँ वापस आता हूं, u परपेंडिकुलर मतलब इनिशियल वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मेरे पास आ गया 2u sin थीटा अपॉन g नहीं है, g परपेंडिकुलर है, मतलब एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो बेटा इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। कौन है वो? g cos अल्फा। ये आ गया तेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये याद रखना आसान है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, थीटा अल्फा वगैरह बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं तो कहता हूं ये याद करो, आगे लॉजिक सोच लो। ठीक है,
अगर कोई मुझसे पूछे कि इंक्लाइंड प्लेन से मैक्सिमम हाइट क्या होगी, देखना बेटा क्या बढ़िया फॉर्मूला लिखता हूं, u परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स g परपेंडिकुलर। अब तो मेरे बच्चे जानते हैं कि u परपेंडिकुलर मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर हो। क्या है मेरे बच्चे इसका फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 टाइम्स g परपेंडिकुलर। बेटा g परपेंडिकुलर इज g cos अल्फा। बचा दिया अपन ने। सर ये रेंज का फॉर्मूला क्या है? यार मैं ना रेंज का फॉर्मूला मुझे इतना पसंद नहीं है, हालांकि मैंने साइड में लिखा हुआ है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अल्फा है बेटा इंक्लाइंड प्लेन का एंगल और थीटा है इंक्लाइंड प्लेन से जो वेलोसिटी है उसका कितना एंगल है, वो आपका थीटा हो गया। ये फॉर्मूला लगा देना, रेंज आ जाएगा। मुझसे अगर रेंज पूछते हैं ना, मैं तो क्या करता हूं कि जब मैंने यहां से यहां तक का टाइम निकाल लिया, ठीक है, अब मुझे रेंज निकालनी है, मतलब इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी पता है, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग एक्सेलरेशन पता है, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम तुम्हें पहले पता है। तो कोई बच्चा यहां से आता है कि एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी लगा सकता है। फॉर्मूला याद कर लो, चाहे बेटा ये काम कर लो, एक ही बात, दोनों से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक और बता रहा हूं, है ना, एक बात याद कराने के लिए। बेटा ये आपका वही इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ये बड़ा आपका इंक्लाइंड प्लेन, ये वाला एंगल अल्फा, ठीक है। कई बार सवाल में मुझसे ये पूछ लेते हैं कि कितने एंगल पर फेंकूं, थीटा क्या रखूं कि रेंज मैक्सिमम आए, इस इंक्लाइंड प्लेन पर ज्यादा से ज्यादा दूर जाए, उसके लिए एंगल थीटा कितना रखूं। तो एक तरीका तो ये बेटा तुमने रेंज निकाल रखा है, उसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दे। भाई कोई भी चीज अगर मैक्सिमाइज करनी होती है तो बेटा हम ऐसे ही करते हैं। एक जुगाड़ और है, जुगाड़ बहुत बढ़िया है, सुनना। जुगाड़ ये कहता है कि ये इंक्लाइंड प्लेन है और ऐसे एक वर्टिकल लाइन खींच दो, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन और वर्टिकल लाइन खींच दी, वर्टिकल लाइन और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में टोटल एंगल बेटा कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा। भाई ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच फेंक दो। बीचों बीच मतलब बेटा 90 माइनस अल्फा का हाफ कितना होगा, 90 माइनस अल्फा का हाफ होगा 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2। इस पर बेटा आपके जो रेंज होगी वो सबसे ज्यादा आएगी, ठीक है। तो मैथमेटिक्स लगा के तुम करना चाहो रहा, ठीक है। अदरवाइज क्या करना कि इंक्लाइंड प्लेन पर कितने एंगल पर बॉल को फेंकूं कि रेंज सबसे ज्यादा है, तो एक वर्टिकल लाइन खींचना, और ये इंक्लाइंड प्लेन और वर्टिकल के एंगल बाइसेक्टर पर अगर फेंकोगे तो रेंज सबसे ज्यादा आएगी। ये याद करने का तरीका है। बेटा नेक्स्ट इज डाउन द इंक्लाइन। बेटा डाउन द इंक्लाइन में बेटा मैं बॉल को ऐसे फेंकूंगा और ये यूं चलते 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 ऐसे आएगी। एक्स एक्सिस के इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग बेटा वेलोसिटी u cos थीटा, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी u sin थीटा। एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो बेटा जो g था उसके दो कंपोनेंट आएंगे, इस तरफ आएगा g sin अल्फा, इस तरफ आएगा g cos अल्फा। अगेन बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से मैंने t इज इक्वल्स टू 0 पर फेंका है, इंक्लाइंड प्लेन से जब टकराएगा वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। सर ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, बेटा फिर से वही फॉर्मूला है, टाइम ऑफ फ्लाइट में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 टाइम्स u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर, 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर हो, g परपेंडिकुलर बेटा g का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर हो। सर अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन से मैक्सिमम हाइट वगैरह निकालना चाहूं तो निकाल ले बेटा, किसने मना किया। अगेन बेटा फॉर्मूला वही होगा, u परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स g परपेंडिकुलर। u परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब u sin थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स g cos अल्फा। सर यहां से यहां तक बॉल आई, सर ये रेंज निकाल सकते हो क्या। बेटा रेंज का मैंने फॉर्मूला साइड में लिखा हुआ है, आप भी लिख लेना, फॉर्मूले से अगर कोई सवाल होता हो तो कर लेना। अदरवाइज मैं तो कहता हूं कि तुझे यहां से आने का टाइम पता है, इस तरफ इनिशियल वेलोसिटी पता है, इस तरफ एक्सेलरेशन पता है, इस तरफ इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देना, तेरा आंसर आ जाएगा। सर इसमें भी मैक्सिमम रेंज पूछ ले तो बेटा, इसमें भी अगर मैक्सिमम रेंज पूछ ले तो हम बड़े आराम से जुगाड़ लगा देंगे। देखना
इस केस के अंदर भी कोई अगर मैक्सिमम रेंज पूछता है हम बड़े आराम से कर देंगे। ये इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फा, बॉल बेटा यहां कहीं है और मैं इसको u वेलोसिटी से फेंक रहा हूं। मेरा सवाल बेटा आपसे ये है कि थीटा कितना रखूं कि बॉल की रेंज सबसे ज्यादा आए। फिर से वही काम करना है। आप एक काम करना बेटा, ये तो इंक्लाइंड प्लेन और ये बेटा आपका वर्टिकल, बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना है। वेरी सिंपल, ये वाला एंगल आपके पास है अल्फा, बेटा ये वाला एंगल आपके पास है अल्फा, ठीक है। तो मेरे पास मुझे बेटा ये वाला एंगल निकालना सारा का सारा। ये वाला एंगल कितना, ये वाला एंगल निकालने के बेटा कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एंगल है अल्फा, तो ये वाला एंगल मेरे पास है 90 माइनस अल्फा। टोटल यहां से तक टोटल एंगल बेटा कितना होना चाहिए 180। यहां से तक टोटल एंगल कितना होना चाहिए 180। तो अगर ये 90 में सॉरी टोटल एंगल यहां से तक होना चाहिए था 180। अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ऑफकोर्स बेटा ये आपका 90 प्लस अल्फा है। टोटल वर्टिकल और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में एंगल कितना है 90 प्लस अल्फा। बॉल को वर्टिकल और इंक्लाइंड प्लेन के एंगल बाइसेक्टर पे फेंक दो तो रेंज सबसे ज्यादा आएगी। मेरी बात पे विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है तो ये तुम्हारे पास एक्सप्रेशन है एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं, वही आंसर आएगा। या फिर मेरी बात पे विश्वास कर लो, मैं कह रहा हूं कि बॉल को फेंक दो वर्टिकल और इंक्लाइंड प्लेन के एंगल बाइसेक्टर पर तो रेंज आएगी सबसे ज्यादा। सर 90 प्लस अल्फा एंगल बाइसेक्टर, अरे एंगल बाइसेक्टर इसका हाफ कर दो बेटा, हाफ कितना होगा 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2 हुई इस केस में तो आपके पास जो रेंज आएगी वो सबसे ज्यादा आएगी। रख लोगे मेरे प्यारे बच्चों इस बात को याद, ठीक है बच्चों। ये सब बातें बेटा याद रहेंगी, ठीक है। एंड अगेन बेटा सबके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे तो आप उन पीडीएफ को देख सकते हो। हालांकि तुम खुद भी नोट्स बनाओगे ना तो इतना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज बेटा रिलेटिव मोशन। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ जो मोशन एनालाइज कर रहे थे वो ग्राउंड से कर रहे थे कि ग्राउंड की रेस्पेक्ट में बॉल इधर जा रही है, ठीक है, बॉल इधर आ रही है वगैरह वगैरह। अगर कोई ऑब्जर्वर ऐसा हो जो खुद मूव कर रहा है और उसके रेस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर हमें जज करना हो तो हमें थोड़ी सी बेटर मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि रिलेटिव मोशन कई बच्चों को जैसे वो 11th क्लास में पढ़ना स्टार्ट करते हैं वैसे हल्का सा परेशान करता है, जस्ट बिकॉज कि बच्चे जो ना वो वेक्टर के साथ उतने हैबिचुअल हुए नहीं होते हैं उस टाइम तक। लेकिन जैसे वो 11th क्लास में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनको वेक्टर हल्का फुल्का समझ में आने लग जाता है, फिर रिलेटिव मोशन उतना टफ नहीं लगता। रिलेटिव मोशन का सवाल अगर जेई के अंदर आया, जेई मेन के अंदर आया तो मान के चले कि आपके मन में जो उसके प्रति डर है उसके मुकाबले सवाल बहुत आसान आएगा। हाँ डर है और मैं सवाल देखूंगा ही नहीं तो ऑफकोर्स कहाँ से होगा। लेकिन अगर तुम मान के चलो कि हाँ भाई जितना मैंने पढ़ा उससे मेरा सवाल बन जाएगा, तो मान के चलो कि हम जितना पढ़ रहे हैं उससे सवाल पक्का बन जाएगा। हम जो पढ़ रहे हैं मतलब हम अभी पढ़ रहे हैं, फिर ऑफकोर्स प्रैक्टिस सेशन हो गया, उसके बाद डीपीपी में हो गई, उस डीपी का डिस्कशन हो गया, उसके बाद पेपर हो गया, पेपर का डिस्कशन हो गया। इनमें कहीं ना कहीं जो भी रिलेटिव मोशन में जो भी काम के कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे सामने आए जाएंगे और उनमें से कोई ना कोई सवाल आएगा। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि रिलेटिव मोशन का सवाल छोड़ दो, कई बच्चों को डर रहता है, बट मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि रिलेटिव मोशन का सवाल देखते ही छोड़ दो। डूएबल आएगा, मैं बहुत श्योर हूँ। तो सर किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन कैसे एनालाइज करूँ? तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखो कि जो भी आपका ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को अगर एनालाइज करना है तो ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है और ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है वो बाकी सब में उल्टा करके जोड़ दो, उल्टा करके जोड़ दो, तो उससे आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा। जैसे ये स्टेटमेंट समझ में आ गया? चलो मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूं। मान लीजिए कि बेटा मैं एक कार के अंदर ऐसे हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं, मेरे लिए ये दूसरी कार अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। मेरी वेलोसिटी इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड है और इस कार की वेलोसिटी इस तरफ 40 मीटर पर सेकंड है। मुझे अगर मेरे रेस्पेक्ट में इस कार की अगर वेलोसिटी निकालनी है तो मेरी वेलोसिटी को इसके अंदर उल्टा करके जोड़ दो।
जैसे उल्टा करके जोड़ा, 10 को उल्टा करके जोड़ा तो 40 भी इस तरफ, 10 भी इस तरफ। बड़ा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बड़ा कितनी आ जाएगी? 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। सिंपल। मान लो कि मेरी वेलोसिटी जो है वो इस तरफ 20 मीटर पर सेकेंड है और जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी इस तरफ 60 मीटर पर सेकेंड है, और मैं आपसे पूछूं कि मेरे रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है? बड़ा बहुत सिंपल, मेरे रेस्पेक्ट में अगर इसकी वेलोसिटी अगर निकालनी है तो मेरी वाली वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। 60 इस तरफ, 20 इस तरफ, बड़ा मेरे रेस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई है, कितनी आ गई है? 40 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन दे रखे हो और किसी और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन अगर पूछे हो या फिर उसके बाद अगर मोशन पूछा हो तो बिल्कुल घबराने वबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी को और उसके एक्सेलरेशन को बाकी सब में उल्टा करके जोड़ दो तो आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन बड़े आराम से आ जाएंगे, चिंता वाली बात ही नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल और लूं, बड़ा मान लो कि ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से बालक ए और बालक बी दोनों जंप मार गए। ऐसे उनको लगा कि एक बार चेक कर लेते हैं ग्रेविटी होती नहीं होती। इस बालक का एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस बालक का एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस बालक ने सोचा कि अभी तो नीचे गिरने में टाइम है, चलो पता कर लेते हैं कि मेरे रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या है। मेरे रेस्पेक्ट में अगर इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो मेरे एक्सेलरेशन को इसमें उल्टा करके जोड़ दो, 10 नीचे की तरफ 10 ऊपर की तरफ। मेरा एक्सेलरेशन 10 है ना, मेरे 10 एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ दो, 10 नीचे 10 ऊपर। मेरे रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया? 0। क्या सचमुच में मेरे रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन 0 है क्या? ऑफ कोर्स, दोनों साथ 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 गिर रहे हैं तो बी को ए लगेगा, बी को लगेगा कि ए रेस्ट पे, ए को लगेगा कि बी रेस्ट पे। तो जब भी आपको इस तरह से रिलेटिव मोशन एनालाइज करने हो तो जिसके रेस्पेक्ट में मोशन एनालाइज करना है उसकी वेलोसिटी को और उसके एक्सेलरेशन को बाकी सब में उल्टा करके जोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों, जब भी रिलेटिव मोशन एनालाइज करना हो तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ दिया करो। ठीक है, क्वेश्चंस ऑफ कोर्स बड़ा इस बात पे अपन कल कर लेंगे, लेकिन थ्योरी के अंदर बड़ा 2-3 बातें मेरे लिए और इंपॉर्टेंट है। जैसे एक मेरे लिए रिवर प्रॉब्लम सुनना, बड़ा इसकी थ्योरी आराम से एक बार के लिए सुनना। जैसे मान लीजिए बड़ा ये कोई रिवर है, इस तरह से फ्लो कर रही है, बड़ा ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसके अंदर बड़ा कोई इंसान जो है वो स्विम कर रहा है और इसकी लेट से बड़ा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर दे रखी है। अब आराम से इस बात को सुनना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कभी अगर लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये बड़ा बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, इसको कैसे स्पेल करेंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इससे मैं ऐसा कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी, इसको इधर ले आओ, जैसे इधर लेके आया तो वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस बड़ा वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर इंसान की नेट वेलोसिटी अगर निकालनी हो रिवर के अंदर तो रिवर के रेस्पेक्ट में इंसान की क्या वेलोसिटी है, उसके अंदर रिवर की वेलोसिटी को ऐड कर दो। लेकिन ऐड कैसे करोगे? वेक्टरली करोगे, वेक्टरली करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान डाउन स्ट्रीम स्विम कर रहा है, बड़ा डाउन स्ट्रीम स्विम कर रहा है, इस बात का मतलब ये है कि रिवर फ्लो कर रही है इस तरफ और उसकी वेलोसिटी है वी.आर। ठीक, और आप भी उसी तरफ स्विम कर रहे हो, आप भी उसी तरफ स्विम कर रहे हो और ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। रिवर की बेटा मान लीजिए वेलोसिटी है u और आपकी वेलोसिटी मान लीजिए रिवर के रेस्पेक्ट में है v। तो आप भी उसी तरफ हो और बेटा रिवर भी उसी तरफ फ्लो कर रही है, तो आपकी जो नेट वेलोसिटी आएगी दैट विल बी इन दोनों का समेशन, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो आप सीधा बोल सकते हो कि सर मेरी नेट वेलोसिटी v प्लस u है, जिसमें से v तो मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन है और u जो है वो ऑफ कोर्स रिवर का कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं रिवर के फ्लो के अगेंस्ट जाऊं, रिवर के फ्लो के अगर मैं अगेंस्ट जाऊंगा तो मैं इसे अपस्ट्रीम कहूंगा। तो उस केस में रिवर तो फ्लो कर रही है इस तरफ u वेलोसिटी से और रिवर के रेस्पेक्ट में मैं स्विम कर रहा हूं ऐसे।
दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर v। अगर आपको नेट वेलोसिटी निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ लो, लेकिन जोड़ो कैसे? वेक्टरली। v इस तरफ है और u इस तरफ है, तो आपकी नेट वेलोसिटी इस तरफ आ जाएगी बेटा v माइनस u। सर आपने तो जोड़ने के लिए कहा था, माइनस कैसे कर दिया? बेटा जोड़ा ही है, इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड और इस तरफ 3 मीटर पर सेकंड, तो नेट वेलोसिटी आएगी इस तरफ 7 मीटर पर सेकंड। जैसे मान लो कि रिवर के अंदर आप जो है रिवर के रेस्पेक्ट में इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से स्विम करने की कोशिश कर रहे हो, रिवर खुद इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो आपकी जो नेट वेलोसिटी आएगी बेटा कितनी आएगी? 3 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में आप 5 मीटर जाने की कोशिश करोगे, 1 सेकंड के अंदर रिवर आपको 2 मीटर इधर लाएगी, तो कुल मिलाकर आप 3 मीटर ऐसे आगे जाओगे। तो मैंने जोड़ा ही है, लेकिन जोड़ा कैसे है? वेक्टरली जोड़ा है। ठीक है, अगर आपको वेक्टर में इस तरह से जोड़ने में दिक्कत आती है तो आपको हल्का फुल्का वेक्टर और पढ़ना चाहिए, लेकिन हालांकि मुझे लगता नहीं कि कोई बच्चों को ऐसे वेक्टर को जोड़ने में दिक्कत आती होगी। ये तो हुई बेटा बात तब की जब बेटा आपके पास एक तरीके से 1 डायमेंशनल टाइप मामला हो, लेकिन अगर मान लो कि 2 डायमेंशनल मोशन होगा, उसमें 2 तरह के बेसिक सवाल पूछते हैं, मैं उन दोनों पे आता हूं। सुनना बेटा, ये रिवर का एक बैंक, बेटा ये रिवर का दूसरा बैंक किनारा, रिवर की जो विड्थ है बेटा मैं उसको एक बार के लिए W बोल रहा हूं। ठीक है, और रिवर जो है वो इस तरफ जा रही है u वेलोसिटी से, और कोई बालक जो है बेटा वो इधर किनारे पर है, इधर किनारे पर, उसे इस रिवर को क्रॉस करना है और एक बैंक से दूसरे बैंक पर, एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचना है कम से कम समय के अंदर। अगर उसे कम से कम समय के अंदर पहुंचना है तो उसे अपने सारे के सारे स्ट्रोक्स ऐसे मारने चाहिए, मतलब उसे इस तरफ तैरने की कोशिश करनी चाहिए रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर। इससे मैं बोल दूंगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। मान लीजिए बेटा ये v है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बालक चलते 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 यहां पहुंच जाएगा। रिवर फ्लो कर रही है तो रिवर उसको धीरे 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 आगे लेके जाएगी, लेकिन बालक ने अपना सारा सारा एफर्ट जो है वो रिवर को क्रॉस करने में लगाया है, और इस केस में बालक जो होगा वो रिवर को सबसे कम टाइम के अंदर क्रॉस कर लेगा। बालक की अगर नेट वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर के अंदर रिवर की वेलोसिटी को ऐड कर दो। रिवर की वेलोसिटी बेटा सामने की तरफ है u, बेटा आपके पास v इस तरफ है, रिवर के पास वेलोसिटी u इस तरफ है, तो आपकी नेट वेलोसिटी आ गई है इस तरफ, और वो है √v² प्लस u²। और ये बालक जो है तैरते 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 यहाँ पहुँच गया, दूसरे बैंक पर पहुँच गया। ये जो सामने की तरफ गया है इसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट, लेकिन ये जो सामने की तरफ गया है ना, इसके पीछे बालक का खुद का कंट्रीब्यूशन नहीं है, सामने की तरफ तो रिवर के कारण गया है। बालक ने तो अपने सारे के सारे स्ट्रोक्स जो वो इधर मारे हैं, रिवर सामने की तरफ फ्लो कर रही है, इसलिए वो यूं न जाकर यूं चला गया, और ऐसे केस में वो सबसे कम टाइम के अंदर रिवर को क्रॉस कर पाएगा। अगर ये टाइम मुझे निकालना है बेटा मेरे लिए बहुत सिंपल है। अगर बालक यहाँ से चलते चलते यहाँ आया है, तो अगर मैं इसको x एक्सिस बोलूँ और इसको y एक्सिस बोलूँ, तो y एक्सिस के अलोंग आपका डिस्प्लेसमेंट है w, और y एक्सिस के अलोंग आपकी बेटा वेलोसिटी है v। v मतलब बेटा एक तरीके से वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। ये आपका मिनिमम टाइम है रिवर को क्रॉस करने में। टाइम मिनिमम है, लेकिन बेटा आप बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पर ना पहुंचकर थोड़ा सा आगे पहुंचो, जितना आगे पहुंचे उसको हम ड्रिफ्ट बोलेंगे। ड्रिफ्ट बेटा एक तरीके से एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है। एक्स एक्सिस के अलोंग इंसान के पास जो वेलोसिटी आई है, ये इंसान खुद का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो रिवर उसको घसीट रही है, ड्रिफ्ट कर रही है। इस तरफ इंसान के पास बेटा वेलोसिटी कितनी है u, मल्टीप्लाइड बाई यहां से तक आने का टाइम कितना है, टाइम है बेटा आपका w/v। तो ड्रिफ्ट की बेटा मेरे पास वेलोसिटी आ गई है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इंटू w/ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। तो मेरे ख्याल से बेटा आप याद रखोगे कि मिनिमम टाइम में अगर रिवर को क्रॉस करना है तो बेटा बालक को अपने जो स्ट्रोक्स हैं वो ऐसे मारने हैं। ठीक है, हालांकि वो पहुंचेगा यहाँ नहीं, थोड़ा सा आगे पहुंचेगा, लेकिन अब उसने अपनी एनर्जी जो है ना वो आगे जाने में वेस्ट नहीं किया। फिर से वो आगे गया कैसे, वो तो रिवर फ्लो कर रही है, तो रिवर लेके जा रही है उसको। ठीक है, ये मिनिमम टाइम वाला फंडा बेटा जरूर 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 याद रखें। ठीक है, इस पर आप सवाल भी बेटा एक्सपेक्ट कर सकते हो जेई के अंदर। अगेन बेटा एक फंडा और है जो मुझे ऐसा लगता है कि जेई के अंदर पूछ सकते हैं, वो है मिनिमम ड्रिफ्ट या फिर बेटा जीरो ड्रिफ्ट। जीरो ड्रिफ्ट कैसे होगी सुनना बेटा। ये आपके पास बेटा रिवर है जिसकी विड्थ है ऐसे w। ठीक है, कोई इंसान है बेटा वो यहां से तैरना स्टार्ट करेगा। ठीक है,
रिवर के पास वेलोसिटी है इस तरफ, और लेट से बेटा रिवर के पास वेलोसिटी है इस तरफ u, ठीक है। अब बालक यहां से तैरते तैरते यहां जाना चाहता है, बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पे, और वो चाहता है कि उसके पास जीरो ड्रिफ्ट आए। कोई बात नहीं, कर लेंगे बेटा। मैं आपको सिखा चुका हूं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसको इधर लेके आता हूं तो मेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर इंसान को यहां जाना है तो उसकी नेट वेलोसिटी यूं होनी चाहिए, इंसान की नेट वेलोसिटी यूं होनी चाहिए। सर नेट वेलोसिटी ऐसे कैसे हो सकती है? सर मैं इधर तैरने की कोशिश करूंगा तो रिवर मुझे यूं ले जाएगी, तो बेटा एक काम कर, तू इधर तैरने की कोशिश कर, तो इधर तैरने की कोशिश करेगा, रिवर तुझे यूं लाएगी, तो हो सकता है कि तू सामने पहुंच जाए। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर होगी ऐसे, वो ऐसे बेटा अपस्ट्रीम के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना के जाने की कोशिश करेगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर में क्या जोड़ दूंगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर में क्या जोड़ दूंगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो मेरे पास नेट वेलोसिटी ऑफ मैन आ जाएगी। सिंपल वेक्टर समेशन है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ये मेरे पास बेटा एक ट्राइंगल बन गया है ना, वो भी राइट एंगल। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये v है, ये u है, तो ये जो नेट वेलोसिटी बेटा आपके पास आई है, ये रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आई है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ये हाइपोटेनस v है, ये u है, थोड़ा ये रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है। तो इंसान की जो नेट वेलोसिटी है बेटा वो रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है, और वो यूं चलते 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 सामने पहुंच गया। एक बात हो बेटा, अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल मेरे पास थीटा। तो कोई मुझसे पूछ सकता है कि मैं किस तरफ तैरूं, तो मैं बोलूंगा डाउनस्ट्रीम नहीं, अपस्ट्रीम के साथ एंगल थीटा बनाते हुए। थीटा की वैल्यू मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं कि cos थीटा इज इक्वल्स टू, बेटा अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज इक्वल्स टू u अपॉन v, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। इस एंगल थीटा पर अगर मैं अपस्ट्रीम के साथ अगर बनाकर, ये बेटा ये डाउनस्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम के साथ अगर मैं ये वाला एंगल थीटा बनाकर जाऊंगा तो उस केस में मैं सामने वाले पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा और ड्रिफ्ट मेरा जीरो आएगा। ठीक है बच्चों? और मेरे पास नेट वेलोसिटी आएगी बेटा रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। किसी ने अगर मुझसे पूछा कि सर टाइम कितना लगेगा, तो w तो विड्थ है, w तो विड्थ है, और इस तरफ स्पीड कितनी है? इस तरफ आपके पास स्पीड है रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या फिर w अपॉन रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। फॉर्मूला याद करना चाहिए, आपकी मर्जी है, बड़ा बात में पूरा एक्सप्लेन तो आपको कर ही दिया। ठीक है, देख सकते हो कि ये वाला जो टाइम है ना, ये ज़्यादा है, और ऑफ कोर्स बेटा ये वाला टाइम आपका कम है, क्योंकि मिनिमम टाइम वाला मामला था। ये दो सवाल बेटा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इनमें से कोई ना कोई सवाल बेटा आपसे जेईई के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज के साथ भी करा दूंगा, बाकी बेटा मैंने फॉर्मूला आपके लिए निकाल ली दिए। नेक्स्ट इज बेटा रेन प्रॉब्लम। अगेन छोटी सी बात है, देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन कभी निकालनी हो, जो मैं बोल रहा हूं बेटा आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, तो इट इज ऑलवेज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। बारिश इंसान की रेस्पेक्ट में कैसे हो रही है, अगर ये निकालना हो तो रेन की वेलोसिटी में से इंसान की वेलोसिटी को माइनस कर दो। कैसे? समझाता हूं, सुन लो। मान लीजिए कि बारिश हो रही है ऐसे, लेट से बेटा 10 मीटर पर सेकेंड से, वर्टिकली हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ऐसे कोई इंसान है जो सामने की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। बताओ इस इंसान को बारिश कैसे होते हुए दिखाई देगी? इसको बारिश होते हुए दिखाई देगी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये मुझे निकालना है, निकाल लूंगा। इट इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। बेटा माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन को ऐसे लिख दिया माइनस वी एम, एक ही बात है बेटा, रेन की वेलोसिटी में से बेटा मैन की वेलोसिटी को माइनस करो, या फिर रेन की वेलोसिटी के अंदर इंसान की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ो, एक ही बात है। तो रेन की वेलोसिटी मुझे पता है कि ऐसे है 10 मीटर पर सेकेंड, इसके अंदर इंसान की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ो, इंसान की वेलोसिटी को उल्टा करके,
इंसान की वेलोसिटी को उल्टा कर जोड़ा तो ये आ गया मेरे पास -vm, इसका मैग्नीट्यूड भी है तो 5 ही। इसको और इसको अगर जोड़ोगे तो नेट आएगा ऐसे। इन दोनों का सम ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। अगर ये 10 है, ये 5 है, तो बड़ा बाई पाइथागोरस थ्योरम तो कह सकते हो कि सर ये आएगी रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बड़ा ये आ गई है √5 मीटर पर सेकेंड। यही नहीं, ये वाला एंगल थीटा भी मैं लिख सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 5/10, बड़ा दैट कम्स आउट टू बी हाफ। इसका मतलब इस इंसान को ऐसा लगेगा कि बारिश यूं हो रही है, इसको बारिश वर्टिकली होती हुई दिखाई देगी बल्कि ऐसे होती हुई दिखाई देगी, और कितनी स्पीड से होती हुई दिखाई देगी 5√5 मीटर पर सेकंड से। और इसको तो ये भी लगेगा कि बारिश वर्टिकल के साथ किसी न किसी एंगल पे है, थीटा पे। अगर ये छाता लगाना चाहेगा तो बेटा ये ऐसे छाता लगाना चाहेगा उतने ही एंगल थीटा पर, ठीक है। अगर ये छाता लगाना चाहेगा तो ऐसे लगाना चाहेगा। बारिश अगर वर्टिकल से एंगल थीटा पे होगी तो ये छाता भी बड़ा वर्टिकल से एंगल थीटा पे ही लगाना चाहेगा, तो इस बारिश से बच पाएगा। तो सवाल में दो चीजें पूछ सकते हैं, थीटा ही पूछ सकते हैं और बारिश उसके रेस्पेक्ट में कितने से हो रही वो भी पूछ सकते हैं। सिंपल सी थ्योरी, डायरेक्ट रिलेशन है और कुछ नहीं। बड़ा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और दैट इज मिनिमम सेपरेशन। सुनना बेटा इस बात को, अच्छा सा ही पॉइंट है, कोई बहुत बेस्ट हाई फाई बड़ा बात नहीं है। दो पॉइंट के बीच में मिनिमम सेपरेशन तब होगा जब उन दोनों के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन 0 होगी। मैं बेटा इस बात को लिख भी दूं कि मिनिमम सेपरेशन तब होगा, मिनिमम सेपरेशन तब होगा जब उनके बीच में अप्रोच या फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो। बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन का मतलब यह है कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो दोनों को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग है। जैसे बेटा मान लीजिए कि मेरे पास ये रहा A और ये रहा B, ठीक है बेटा। ये बेटा मान लीजिए मेरे पास है R। इस B के पास अगर वेलोसिटी इस तरफ V है और अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो V का इधर वाला जो कंपोनेंट है V cos थीटा, ये एक तरह से रिलेटिव वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो दोनों को जोड़ने वाला लाइन के अलोंग है, और ये वाला जो कंपोनेंट है A और B के बीच का जो सेपरेशन उसको घटाने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए मैं इसका नाम निकाल दूंगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या नाम निकाल दूंगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसी तरीके से ये रहा बेटा A, ये रहा बेटा B। A और B के बीच में सेपरेशन आपके पास है R, और A के रेस्पेक्ट में B के पास जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बेटा मान लीजिए ऐसे है, और ये एंगल बना रहा है थीटा। बेटा इस रिलेटिव वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, ये आएगा V रिलेटिव का cos थीटा और बेटा ये आएगा V रिलेटिव का sin थीटा। ये जो V रिलेटिव का साइन थीटा है ये A और B को जोड़ने वाली लाइन को रोटेट करने के लिए जिम्मेदार है, और जो V रिलेटिव का cos थीटा है ये A और B के बीच सेपरेशन को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। ये जो कंपोनेंट बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है इसे हम नाम दे देंगे बेटा क्या? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बेटा क्या? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जब भी आपका सेपरेशन मिनिमम होगा उस टाइम पर आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है बेटा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों के बीच में जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसका मतलब A एंड B के बीच में जब कभी आपको सेपरेशन मिनिमम चाहिए तब इनके बीच जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, इनके बीच में जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी इट विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग A एंड B। जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो अगर A और B को जोड़ने वाला लाइन की अगर परपेंडिकुलर होगी तो उसका कोई कंपोनेंट बेटा A और B के अलोंग आएगा नहीं, और वो कंपोनेंट नहीं आएगा तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन नहीं आएगा, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन नहीं आएगा तो ऑफ कोर्स बेटा कोई इस टाइम पर आपका सेपरेशन सबसे लीस्ट है। इतनी सी बेटा आपको बात याद रखनी है, हमारे सवाल बेटा इस बात से बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप है ना सबको बेटा जो काम की बातें बेटा सारी याद हो गई होंगी। हम इस बात पर प्रैक्टिस तो कल करेंगे, कल खूब सारे सवाल करने की अपन कोशिश करेंगे। एंड अगेन मैं इस बात को फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आप कहीं किसी पॉइंट पर किसी टॉपिक पर ऐसा लगे कि यार ये थोड़ा सा सर ने पढ़ाया
और उसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसमें मेरे को चीज़ें कम आती है, तो अगेन जो फुल लेक्चर्स है उनकी तरफ आप थोड़े से मूव ऑन करने लगा। इससे पता भी लग जाएगा आपको कि हाँ यार ये चीज़ तो आती है, भाई सर ने इतनी सारी बातें पढ़ाई, ये आती है, ये आती है, ये आती है, और यार ये नहीं आती। जो नहीं आती उस पर आप फुल लेक्चर पे चले जाओ, तो इससे क्या होगा कि आपको पता भी लग जाएगा आपको एग्जैक्टली क्या आता है और क्या नहीं आता। जो नहीं आता उसमें आप फुल लेक्चर पे चले जाना, और जो आता है वो थोड़ा इससे उस पूरी रिविजन अपना हो ही जाएगा। तो चलिए कल मिलते हैं।